मुंबई में हूँ। भारत की आर्थिक राजधानी और बॉलीवुड की नगरी कहलाने वाला ये शहर बहुत सारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है हर साल। लेकिन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या बेहद घना बसा हुआ ये शहर तैयार है उन चुनौतियों के लिए जो आगे आने वाले वक्त में सामने आ सकती हैं? मुंबई में हम देखेंगे। दुनिया के कई बड़े शहरों की तरह मुंबई में भी जनसंख्या, प्रदूषण, ट्रैफिक और कूड़े का प्रबंधन बड़ी दिक्कतें हैं। जलवायु परिवर्तन ने इन समस्याओं को और भी गहरा किया है। हमारी कोशिश ये देखने की है कि भारत की इस आर्थिक राजधानी और पर्यटकों की पसंदीदा मेगा सिटी के लिए सस्टेनेबिलिटी कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे पहले मुंबई की वो ऐतिहासिक इमारत जहां आना मुंबई आने के बाद बेहद जरूरी है, द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में ब्रिटिश राज की एक बड़ी निशानी है। किंग जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के मौके पर ये गेट 1924 में बनकर तैयार हुआ। ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद आखिरी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी यहीं से विदा हुई थी। आज यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सवाल ये है कि क्या घूमने के शौकीनों के लिए सस्टेनेबिलिटी कोई मसला है या नहीं। सबसे पहले बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी से हैं, आगरा से। और हमारे पुणे से। From Bonn, from Germany. I am from Munich. आप कैसे प्लान किया आपने मुंबई आने का? गेट ऑफ इंडिया देखना था, जहाँ से हमारी इंडिया की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हमारा बंदरगाह बताते हैं कि पहले यहाँ से अंग्रेज आते थे और यहीं से जाते थे, तो मैंने कहा घूम के देखने जरा कैसा लगता है। हम भारतीय और महाराष्ट्रीयन यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक है। ये बेहद शानदार है। मेरे गाइड ने बताया कि लोग यहाँ आते हैं क्योंकि ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है। पर्यटक के तौर पर क्या आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचती हैं और मुंबई के बारे में क्या कहेंगी? दरअसल चीजें बदल रही हैं। मैंने 20-30 साल पहले का भारत नहीं देखा है, लेकिन अभी लगता है काफी बदलाव आ रहा है। जर्मनी में भारत के बारे में जो कल्पना है वह उससे बदतर है जो मैंने यहाँ देखा है। ये शहर सस्टेनेबिलिटी को समझता है और मानसिक तौर पर बदलावों के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। इस बेहद घने बसे शहर में बहुत कूड़ा है। गर्मी है, लेकिन हमें कोशिशें भी दिखती हैं। सड़कों पर जागरूकता के लिए साइन बोर्ड हैं, जैसे कि पानी बचाओ, कूड़ा मत फेंको। ये अच्छा है कि इन बातों को अहमियत दी जा रही है। महाराष्ट्र राज्य ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है जो 2030 तक लागू करने की योजना है। इसके तहत CO2 उत्सर्जन में भारी कमी लाने और वायु गुणवत्ता सुधारने की कोशिश होगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेगा सिटी मुंबई की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है और लाखों लोग काम के लिए रोज लंबी दूरी तय करते हैं। वे टैक्सी और ऑटो रिक्शा लेते हैं। लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन उसकी जान है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इस शहर की एक पहचान। शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने की योजनाएं भी हैं, लेकिन उनका असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। मुंबई के उपनगरीय इलाकों को जोड़ने वाली ट्रेनों पर भयंकर दबाव है, क्योंकि ज्यादातर लाइनें सेंट्रल स्टेशन से निकलती हैं और बीच में कनेक्टिंग नेटवर्क लाइनें पर्याप्त नहीं हैं। यानी यातायात के टिकाऊ और पर्याप्त साधन मुंबई की चुनौती बने हुए हैं। नतीजा ये कि अगर आपको इस शहर की सांस्कृतिक विरासत देखनी है तो भयंकर ट्रैफिक से गुजरना होगा। लेकिन ब्रिटिश राज के दिनों में बनी आर्ट डेको इमारतें देखने का मोह जीत ही जाता है। इन्हें 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। पर्यटन और सस्टेनेबिलिटी को साथ लेकर चलने की चुनौती से राज्य का पर्यटन मंत्रालय बिल्कुल वाकिफ है। मुंबई के लिए सस्टेनेबिलिटी कितनी बड़ी चुनौती है, खासकर एक पर्यटन केंद्र के तौर पर। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में हम जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन की कोशिश में लगे हैं। केंद्र की मदद से हमने एक ट्रैवल फॉर लाइफ कैंपेन चलाया है, जिसका मकसद प्राकृतिक संसाधनों की अहमियत को समझाना है। जैसे कि जब आप यात्रा करते हैं तो पानी कैसे बचाएं, बिजली कैसे बचाएं और कचरे को ठीक जगह पर कैसे डालें। आपको लगता है कोई खास पहलू है जिस पर काम करने की बहुत जरूरत है? हमें यहाँ यात्रियों के रुकने का वक्त बढ़ाना है ताकि वो ज्यादा दिन ठहरें और महाराष्ट्र व मुंबई को महसूस करें। मुंबई में कूड़े का प्रबंधन कितनी ज्वलंत समस्या है, ये सड़क पर निकल जाने पर ही दिखाई दे जाता है। और इस कूड़े में बड़ा हिस्सा है प्लास्टिक।
शहर के कुछ युवाओं ने इस समस्या को सुलझाने की दिशा में काम करना शुरू किया है, फेंकी जाने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग का विकल्प देकर। रीफिलेबल एक छोटा सा स्टार्टअप है जो मुंबई के प्लास्टिक कचरे का हल निकालने की राह पर है। बताइए कि आइडिया आया कहां से? हमारी शुरुआत हुई 2018 में, जब महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने का आदेश आया। तब हम नए ग्रेजुएट की तरह दुनिया में कुछ कर दिखाने वाले बिजनेस के अवसर तलाश रहे थे। हमने और ज्यादा पढ़ना शुरू किया और पाया कि अगर प्लास्टिक पैकेजिंग को ही कई बार इस्तेमाल किया जाए तो नया उत्पादन कम हो सकता है, जिसका बड़ा असर पड़ेगा। और वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई, क्योंकि लोग तो सामान चाहते हैं, पैकेजिंग नहीं। तो हम बिना पैकेजिंग के सिर्फ सामान ही क्यों न पहुंचा दें। चूंकि अब आप घरों से आगे बढ़कर व्यवसायों को डिलीवरी करते हैं, तो होटल उद्योग का कितना हिस्सा है? होटलों और रेस्तरां में जहां हम डिलीवर करते हैं, वहां सफाई के लिए लिक्विड का इस्तेमाल हर दिन होता है। होटल में शैम्पू है, साबुन है, और वो सब छोटी बोतलों में भरते हैं जो हर दिन फेंकी जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उनकी मासिक जरूरत पता करते हैं और उसके हिसाब से अपनी बड़ी और दोबारा इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग में भर के माल पहुंचाते हैं। यानी उन्हीं बोतलों को कई बार भरते हैं और इस तरह नए उत्पादन में कमी आती है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुंबई मेगा सिटी में लोग शांति की तलाश में जाते हैं समंदर के पास। अरब सागर के किनारे बसे इस शहर में कई बीच हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन मुंबई के फेफड़े कहलाने का हक तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क को ही है। 1974 में बने इस विशाल पार्क को पैदल पार करना है तो कई दिन लग जाएंगे। संजय गांधी नेशनल पार्क सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे भारत में एक अनोखा शहरी पार्क है। ये वो जगह है जो मुंबई की प्राकृतिक धरोहर को सहेज कर रख रही है। ये पार्क वाकई में मुंबई की सेहत और प्राकृतिक विविधता का रखवाला है। ये समझने के लिए यहाँ आकर चहलकदमी करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर बंदरों से आपका सामना होगा। यहाँ तेंदुए भी हैं, लेकिन वो शाम तक बाहर नहीं निकलते। हमने मुलाकात की इस पार्क के एजुकेशन ऑफिसर शुभम हाटकर से। नेशनल पार्क पूरे इंडिया में फेमस है यहाँ के लेपर्ड पॉपुलेशन के लिए। 104 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 50+ लेपर्ड्स रहते हैं यहाँ पे। एंड यही इंटरैक्शन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि इतने सारे लेपर्ड्स रहने के बाद भी यहाँ पे बहुत कम अटैक्स एंड बहुत कम डेथ्स हुए हैं पास्ट फ्यू ईयर्स में। सो उसमें हमारे नेशनल पार्क की जो रेस्क्यू टीम है, देन नेशनल पार्क के कुछ डिफरेंट बॉडीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मुंबईकर्स फॉर एसजीएनपी है, ये ग्रुप है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। ये अलग अलग ग्रुप से ये प्रोटेक्शन का एंड कंजर्वेशन का काम किया जाता है। उस वजह से हमारे यहाँ के एनिमल्स धीरे धीरे कंजर्व हो रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि ये अनोखा पार्क है अपने आप में, न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे भारत के लिए। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो ज़रा बताएं हमें कि क्या है। स्पेशलिटी ऐसी है कि ये पूरे मुंबई का करीब 20% है। एंड यही एरिया पूरे मुंबई को एक तरह से प्यूरीफाई करता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है। जो हमारा सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर है वो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच है। एक कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। सो हर एक पर्टिकुलर मेजर सिटी का अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट का एक ये रहता है, क्वांटिटी रहती है, वो हम लोग निकालते हैं। तो उसमें नेशनल पार्क के बीचों बीच संजय गांधी रहने की वजह से हमारे यहाँ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है सिटी एरिया का, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस पार्क के नीचे से एक सुरंग गुजरने वाली है, जिसके चलते पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन मुंबई में समस्याओं से आगे निकलने की कोशिशों के कई रूप हैं, जैसे धारावी। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, लेकिन बात सस्टेनेबिलिटी की हो तो इस बस्ती का कमर्शियल हिस्सा समस्या और समाधान दोनों की झलक देता है। यहाँ मुंबई में रिसाइकलिंग का गढ़ है। यहाँ कचरा अलग करके साफ किया जाता है, जैसे प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। लेकिन ये काम करने वाले ज्यादातर मजदूर प्रवासी हैं और खराब परिस्थितियों में काम करने को मजबूर। हमें धारावी तक ले जाने वाले राजेश 30 साल तक इसी बस्ती के रिहायशी इलाके में रहे और अब गाइड बनकर लोगों को इसकी यात्रा करवाते हैं।
धारावी भारत की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है, लेकिन धारावी को जो चीज़ अलग करती है वो है इसकी उत्पादकता। यहाँ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से जुड़े उद्योग हैं और करीब 8,000 मालिक। धारावी की सालाना आय 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और अब एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जो मुंबई कभी नहीं गए, जरा ध्यान से सुनिए, आखिर जेब का भी तो सवाल है। अगर आप मुंबई आए हैं और शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे खर्च करने का दिल ना हो, तो ये जगह है जहां आप आना चाहेंगे, कोलाबा कॉजवे मार्केट। और आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर मार्केट है। पूरे भारत से लोग मुंबई की तरफ खींचते हैं, सिर्फ घूमने या हीरो हीरोइन बनने के लिए ही नहीं, रोजगार की तलाश में भी। यूं ही इसे माया नगरी नहीं कहते। दिल्ली के मुकाबले इस शहर का क्षेत्रफल काफी कम है। कम जगह में लाखों लोगों को पनाह देने वाले इस शहर को टिकाऊ ढंग से चलाने की चुनौती वाकई में गंभीर है। लेकिन ये भी कहना होगा कि प्रशासन से लेकर आम जनता तक को उसकी गंभीरता का कुछ अंदाजा तो जरूर है। सस्टेनेबिलिटी हासिल करने की जो लड़ाई है वो मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन शहर कोशिश कर रहा है। तमाम जगह पर लगे हुए साइन बोर्ड ये दिखाते हैं, लेकिन ये लड़ाई वाकई में लंबी है कि ये शहर अपने लोगों के लिए और यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए इस शहर को सस्टेनेबल बना सके।